गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं जिस टॉपिक को डील करूंगा वो है सेल ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और ये जिस चैप्टर से रिलेटेड है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, जो कि क्लास 9 का है। ठीक है, तो मेरा पहला टॉपिक जो आज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल से रिलेटेड है वो है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज, ठीक है, या इसको बोला जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस, ठीक है। अब ये जो गोल्गी बॉडी है या गोल्गी कॉम्प्लेक्स है या गोल्गी एपरेटस है, सबसे पहले हु डिस्कवर्ड इट? ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1998। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने 1998 में। नेक्स्ट, इट इज फाउंड in all यूकैरियोटिक सेल्स, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है एक्सेप्ट आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल एंड स्पर्म सेल ऑफ मैमल्स। मैमल्स में ये नहीं पाया जाता है, इसमें आरबीसी और स्पर्म सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता है, जो कि यूकैरियोट का एक्सेप्शन है। लेकिन प्रोकैरियोट में तो सभी सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होता है एक्सेप्ट राइबोसोम। लिखेंगे इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल में कंप्लीटली एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका हिस्ट्री। अब हम लिखेंगे एनिमल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहां रहता है और प्लांट में कहां रहता है। इन एनिमल सेल्स इट इज फाउंड इन अ स्पेसिफिक position near the nucleus। एनिमल में ये स्पेसिफिक पोजीशन में पाया जाएगा नियर द न्यूक्लियस। इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या होगा? दीज आर स्मॉल इन स्ट्रक्चर। ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये प्लांट में बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर का होता है, कॉल्ड डिक्टियोसोम। क्या कहा जाता है इसको? डिक्टियोसोम। एंड आर स्कैटर्ड, और ये स्कैटर्ड बिखरा हुआ होता है, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये स्कैटर्ड होता है। तो एनिमल भी एक स्पेसिफिक पोजीशन में होता है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के आसपास होता है, जबकि प्लांट में पहले तो ये स्मॉल इन स्ट्रक्चर होता है और ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डिक्टियोसोम, जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है। ठीक है, अब ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है हाउ डज इट फॉर्म? द गोल्जी कॉम्प्लेक्स arise from the membrane of rough endoplasmic reticulum, which in turn arises from smooth, ठीक है, the Golgi complex arises from smooth endoplasmic reticulum, which in turn arises from rough endoplasmic reticulum. ये होगा, यानी Golgi complex smooth endoplasmic reticulum से अराइज कर रहा है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर किससे अराइज करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक. यानी both the endoplasmic reticulum has a role in the synthesis of Golgi complex. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या है? तो it consists of a set of membrane bound, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, fluid filled vesicles, vacuoles and flattened cistern. क्या है इसका स्ट्रक्चर? इसमें सेट ऑफ यानी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जिससे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मैट्रिक्स घेरा हुआ है. उसमें क्या है? फ्लूइड फिट, ये वेसिकल्स हो सकता है, वैक्यूल्स होगा या फ्लैटेंड सिस्टर्नी. सिस्टर्नी क्या है? ये फ्लैटेंड सैक्स है which are arranged in a parallel row. Cisternae are flattened sac arranged in parallel rows. ठीक है, अब हम जानेंगे कि गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स हम लोग आज पढ़ रहे हैं इसका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है. पहला काम है इट फंक्शन इज सिक्रेटरी. सिक्रेटरी का मतलब ये एक असेंबल एरिया है. असेंबल एरिया में क्या होता है कि जो भी सिंथेसाइज होता है एंजाइम प्रोटीन किसके द्वारा? रफ और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, रफ या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा उसका सबसे पहले क्या किया जाता है? स्टोरेज, फिर किया जाता है पैकेजिंग और फिर किया जाता है प्रोसेसिंग. ठीक है, ये हो गया पहला. दूसरा क्या है कि ये प्रोड्यूस करता है सिक्रेटरी वेसिकल्स. सिक्रेटरी वेसिकल्स में सेल्स का सेलुलर ऑर्गन्स का सिक्रेशन स्टोर रहता है, जैसे कि एंजाइम, प्रोटीन, है ना, हार्मोन, ये सब उसमें स्टोर रहता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड लाइसोसोम. सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और लाइसोसोम, इसका जो सिंथेसिस होता है इट इज ड्यू टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल आइडिया अबाउट द गोल्जी बॉडीज. अब नेक्स्ट है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद लाइसोसोम, जिसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो करता है. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद लाइसोसोम. लाइसोसोम ठीक है, लाइसोसोम हम लोग 8 में भी पढ़ चुके हैं कि इसको सुइसाइडल बैग कहा जाता है. ठीक है, तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि लाइसोसोम है क्या. ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूलर ऑर्गेनल्स है. ठीक है, इट इज a unit
membrane bound vacuolar organelles responsible for intracellular digestion in eukaryotic organism. ठीक है, it was discovered by C.D. Dewey in 1949, but coined the name. ये इसको डिस्कवर किया था, कॉइंड का मतलब होता है नामकरण करना. कॉइंड द नेम इन 1955. ठीक है. थर्ड होगा, इट इज फाउंड इन मोस्ट एनिमल सेल्स, फंजाई, प्रोटिस्टा and certain plant cells, but it is absent in RBC of mammals. ये भी एक यूकैरियोट हो गया, एक्सेप्शन हो गया. एंड जिसमें कॉमनली नहीं पाया जाएगा वो हो गया प्रोकैरियोट्स, यानी मोनेरा, है ना. ये हो गया इसका पूरा कहानी. हो गया. अब हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन. राइजोसोम एराइज कहां से करता है और ये तैयार कैसे होता है. ठीक है. देखो, लाइसोसोम arises from गोल्जी कॉम्प्लेक्स. गोल्जी कॉम्प्लेक्स कैसे अराइज करता है ये जान लो. लाइसोसोम का जो मेम्ब्रेन है यानी सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है. ठीक है, एक सेल मेम्ब्रेन और दूसरा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये दोनों ही सिंथेसाइज्ड होता है बाय रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. प्लस हम लिख सकते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि मेम्ब्रेन बनता है लिपिड और प्रोटीन का. तो लिपिड कौन बनाएगा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और प्रोटीन कौन बनाएगा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस एंजाइम भी. उसके बाद क्या होता है? दीज आर ट्रांसपोर्टेड. ठीक है, दीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रांसपोर्टेड वेसिकल्स टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स. और ये जो प्रोटीन लिपिड एंजाइम बना, इसको ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के द्वारा कहां पे ट्रांसपोर्ट किया गया? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में. और वहां पे इसका क्या हुआ? फॉर मॉडिफिकेशन, पहले उसमें बदलाव लाया गया जो एसेंशियल है, एंड प्रोसेसिंग. ठीक है. तो ये हो गया किस तरह से ये बना, यानी ये हो गया ओरिजिन. ठीक. अब इसके बाद है स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर क्या होगा, ये एक टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म. इट इज अ टाइनी spherical structure evenly distributed by नहीं in साइटोप्लाज्म, जो कि एक यूनिट मेम्ब्रेन है, यानी सिंगल मेम्ब्रेन से घेरा हुआ है. ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि इस टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर में, मेम्ब्रेन के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है जो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर सकता है. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ क्या, ग्रैन्युलर फ्लूइड. क्या फ्लूइड, डेंस ग्रैन्युलर फ्लूइड. ये ड्रेन्स ग्रैन्युलर फ्लूइड कंटेन करता है. ठीक है, द लैटर कंसिस्ट ऑफ, पर में लिखे थे ये हाइड्रोलाइटिक इंजाइम, और अभी बताए थे ये हाइड्रोलाइटिक इंजाइम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर सकता है. ठीक है, इसलिए ये हाइड्रोलाइटिक इंजाइम के ऊपर जो यूनिट मेम्ब्रेन है, जो वैक्यूल्स को प्रोटेक्ट घेर के रख रहा है, वैक्यूल्स के हाइड्रोलाइटिक इंजाइम को, ये इस बात को निश्चित करता है कि द हाइड्रोलाइटिक इंजाइम विल नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द अदर सेलुलर ऑर्गेनल्स which is present in the same cell in which lysosome is present. ठीक है, अब इसके बाद इसका फंक्शन देखो. फंक्शन 3 है. पहला, एज डाइजेस्टिव बैग. दूसरा, एज डिस्पोजल सिस्टम. और तीसरा, क्या, तीसरा एज सुइसाइडल बैग. डाइजेस्टिव बैग क्यों कहा गया समझ लो. अभी वो इसका डिफिनेशन दिए थे कि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है. तो जैसे ही फॉरेन कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंट्री करता है, सेल के अंदर एंट्री करता है, ये इमीडिएटली उसको डाइजेस्ट कर लेता है. ठीक है, दस इट हेल्प्स आवर सेल बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इंफेक्शन. दूसरा, जब हमारे सेल में डिफरेंट सेल्स, किसी भी एनिमल सेल में या प्लांट सेल में, फंगस में, प्रोटिस्टा में सेल्स बनता है तो टूटता भी है, तो उसको बोलते हैं वॉर्न आउट सेल्स. प्लस जो सेल ऑर्गेनल्स ओल्ड हो गया है, देयर वर्किंग बिकम वेरी स्लो. वैसे सेल्स को, वॉर्न आउट सेल्स को और ओल्ड सेल्स को और सेल ऑर्गेनल्स को ये डाइजेस्ट कर लेता है, जिससे दो फायदा होता है. जब वॉर्न आउट सेल्स को ये डाइजेस्ट करेगा तो सेल के अंदर सेलुलर डेब्रिज नहीं बनेगा, यानी सेलुलर कचरा नहीं बनेगा, जिससे मेटाबॉलिक फंक्शन जो भी सेल के अंदर होता है, दे आर टेकिंग प्लेस स्मूथली विदाउट एनी इनहिबिशन. और दूसरा, जब ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स डाइजेस्ट हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा लाइसोसोम के द्वारा, वो तुरंत रिप्लेस हो जाएगा बाय द सेम टाइप ऑफ यंग ऑर्गेनल्स, एंड द मेटाबॉलिक सिस्टम of the particular cell work in a right rate in a right way. ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट क्या है, जब सेल को इंजरी होता है, इस कारण से अगर साइटोप्लाज्म का इंजरी हो रहा है, साइटोप्लाज्म के बाउंड्री एंड सेल मेम्ब्रेन का, और इस कारण से अगर इस लाइसोसोम का जो मेम्ब्रेन है, यूनिट मेम्ब्रेन, वो रैप्चर कर जा रहा है, तो लाइसोसोम के अंदर जो भी केमिकल है, ये पूरे अपने ही सेल के साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाएगा. और जब साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाएगा तो ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, सेल ऑर्गेनल्स को. एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये अपने ही सेल को नुकसान पहुंचा रहा है. ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है सुइसाइडल बैग. ठीक है, तो ये हो गया लाइसोसोम का. अब क्या बचा, माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे हम लोग.
माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, हम लोग बहुत बार पढ़े हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इट इज फाउंड in all aerobic यूकैरियोटिक सेल, ये पाया जाता है सभी एरोबिक यूकैरियोटिक सेल में। इट इज नॉट फाउंड इन एन एरोबिक प्रोटिस्टा, एन एरोबिक प्रोटिस्टा में यह पाया नहीं जाता है, ठीक है। और किसमें नहीं पाया जाता है? एंड मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, ये दोनों क्या हो गया? यूकैरियोट। और एक जो यूनिवर्सल इसमें पाया नहीं जाएगा वो है प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो ये तीन में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, क्या है? एब्सेंट है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, इट इज फाउंड in all aerobic eukaryotic cell. It is mostly sausage shaped, मोस्टली इसका शेप क्या होता है? सॉसेज शेप्ड, बट it may be found in spherical, oval, rounded or spherical, oval, rounded filamentous और ब्रांच फॉर्म, ठीक है। ये बेसिकली सॉसेज शेप्ड होता है, लेकिन ये कभी कभार स्फेरिकल, ओवल, राउंडेड, फिलामेंटस या ब्रांच फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है। अब इसका डिटेल स्ट्रक्चर, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया? आउटर मेम्ब्रेन या इन्वेलप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है। और दूसरा होगा ठीक है, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये फ्रीली परमिएबल होगा, स्मूथ होगा। क्या होगा? फ्रीली परमिएबल, स्मूथ। और ये स्मॉल साइज और मीडियम साइज मॉलिक्यूल्स और आयंस दोनों को सेल के अंदर जाने या सेल से बाहर आने का परमिशन देगा। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होगा, और जब सिलेक्टिवली परमिएबल होगा तो सॉल्यूट के केस में ये सिलेक्शन करेगा। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसको आउटर चेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटर चेंबर। इस आउटर चेंबर में होमोजेनस फ्लूइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? होमोजेनस फ्लूइड।
और इनर चेंबर का ये जो इन्वॉल्यूशन है, मतलब अंदर की तरफ जो मुड़ना हुआ स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है क्रिस्टी, CRISTAE। ये क्रिस्टी इनवर्ड इन्वेजिनेशन है। इन्वेजिनेशन मतलब मुड़ना, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ मुड़ रहा है, ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है। अब इस इनर मेम्ब्रेन में इस तरह से टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है, सब में होगा, एक में दिखा रहे हैं, और इसको कहा जाता है ऑक्सीजोम या F0 F1 पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, ऑक्सीजोम, F0 F1 या एलिमेंट्री पार्टिकल, हम कुछ भी कहें, ये टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर को, इसका मेन फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और एटीपी को सिंथेसिस करने के बाद, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इसको स्टोर करता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो चेंबर है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इनर चेंबर। इनर चेंबर, इसमें हेट्रोजेनस मैट्रिक्स होता है, जिसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है और एंजाइम्स होता है। ठीक है, और इसी के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहा जाता है, बिकॉज सम ऑफ द प्रोटीन which are required by the mitochondria to carry on their function is synthesized by the mitochondria itself, and that is why mitochondria is called a semi autonomous organelle. दूसरा, mitochondria is a site of oxidation of food. बेसिकली जो रेस्पिरेशन होता है, उसमें जो फूड का ब्रेकडाउन होता है into 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, जैसे ये है, ये मान लो रेस्पिरेशन है, ठीक है, C6H12O6 ऑक्सीडाइज्ड हुआ, क्या निकाला? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये जो एनर्जी रिलीज होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम बोले थे एरोबिक रेस्पिरेशन, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है, दैट इज ट्रैप्ड बाय द ऑक्सीजोम एंड कन्वर्टेड इनटू विद द हेल्प ऑफ ADP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, and IP, that is inorganic phosphate, into ATP. ठीक है, and that is why mitochondria is called the powerhouse of the cell. That's all for today. Thank you.